तो चलिए दोस्तों, अपन अब बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। और इस वीडियो में अपन बात करेंगे फ्लक्स की, फैराडे की, और सबसे इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लेन्स लॉ की। तो चलिए पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इसका नाम ही है। मतलब दुनिया में ना कितना कहते हैं सिमेट्री है चीजों की। पहले अपने पास चार्ज था, वो रेस्ट पे था। अपन ने कहा कि चार्ज रेस्ट पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फिर चार्ज मोशन में आ गया, अपन ने कहा करंट वाली बातें करी उसकी। फिर अपन आए कि चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, साथ में कौन सी फील्ड भी आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है। तो वो हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बन गया। अब अपन ये कह रहे हैं कि अगर चार्ज मोशन में था तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। अगर मैं किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को किसी कॉइल से एसोसिएटेड बदलूं तो क्या उसके अंदर ईएमएफ डेवलप हो सकता है? करंट से मैग्नेट तो आ गए, क्या मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन से वापस करंट में जा सकते हैं क्या? और हां, जा सकते हैं। और यही सिमेट्री ढूंढने की कोशिश की थी फैराडे ने। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टर्म्स को समझना जरूरी है जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भाई है भाई मतलब कि वहां पर बस इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक कर दें, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन सरफेस इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन क्रॉस सेक्शन। अगर आप यहां पर देखो तो यार मैं इसीलिए मैपिंग कराने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि यहां मन को फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वहां पर फॉर्मूला होता था E इंटू एस। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो लाइंस पास होंगी। अब ये इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक हो गई तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज्यादा होगी। इसीलिए फाई इज प्रोपोर्शनल टू बी। और अगर बड़ा सरफेस होगा तो ऑब्वियसली ज्यादा लाइंस कट कर रही होंगी। वर्ड इंपॉर्टेंट है नॉर्मली, ऐसे नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए। अगर हम यहां पर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा B इंटू एस। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स EA था, यहां BS है। मैंने फाई M जानबूझकर लिखा है, कई जगहों पर फाई ही लिखा है तो इसीलिए टेंशन मत लेना। फाई M मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई लिखा है तो फ्लक्स है, E लिखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर इलेक्ट्रोस्टैट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में अपन आ गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स। चलो एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट अपने पास आती है वेबर, सीजीएस यूनिट आती है मैक्सवेल, एंड 1 वेबर इज 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। और डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं B का, उसमें L स्क्वायर एरिया का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा ml2 t-2 a-1। तो ये आपके पास एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी मैग्नेटिक फ्लक्स की। अगेन आई एम रिपीटिंग, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शन इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा लाइंस पास होंगी। सो फाई इज इक्वल टू B इंटू एस, दैट्स इट। उसके बाद तो यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला है, जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपने पास आते हैं कुछ केसेस। केस क्या है? सबसे पहले तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और जो कॉइल है उनके बीच में जो एरिया वेक्टर है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पहले के वीडियोस में बात कर चुके हैं, सरफेस के नॉर्मल होता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, लेट अस से थीटा एंगल है, यहां पर फाई अपन ले चुके हैं, कंफ्यूजन बढ़ेगा इसलिए इसको अपन कर देते हैं थीटा। सो लेट अस से कि ये थीटा एंगल है अगर अपने पास, ठीक है, दिस विल बी थीटा, लेट इट बी थीटा, ओके। सो अगर ये हमारे पास थीटा एंगल है तो हमें कौन सी लाइंस चाहिए जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर हो। अब ये देखो, ये हो गया एरिया वेक्टर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट आएगा कॉस, जो कि प्लेन से परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल होगा, और एक आएगा साइन।
साइन कंपोनेंट तो यार देखो ये तो प्लेन के अलोंग है, ये तो चाहिए ही नहीं हमको। हमको कौन सा चाहिए? जो प्लेन के परपेंडिकुलर हो। इसीलिए यहां पर आ जाएगा b की जगह पर b cos थीटा व्हेन देयर इज एन एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, तो ये आ जाएगा b cos थीटा। हमको एंगल कौन सा चाहिए, कौन सा वाला कंपोनेंट चाहिए? जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो। सो दैट इज b cos थीटा इनटू s, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, कॉस आ गया। पुरानी वाली चीजें याद आ जानी चाहिए, और वो क्या है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल्स टू ab cos थीटा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं, तो ये bs cos थीटा था, तो इसको लिख दिया डॉट प्रोडक्ट में b डॉट s। एक हो गया b, दूसरा हो गया s। इसके बाद ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये तो खुशखबरी है। खुशखबरी क्यों है? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इतना याद रखना कि अगर आपकी कोई मैग्नेटिक फ्लक्स इंटर कर रही है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव, जो आउटवर्ड निकल रही होगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। सो ये हमारे पास एक और केस है, चाहो तो इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। अब कहानी आती है कि अगर अपने पास सरफेस नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर नॉन यूनिफॉर्म सरफेस होगी, मतलब कुछ ऐसा वियर्ड टाइप का शेप है, ये अपने पास एक नॉन यूनिफॉर्म सरफेस है, ठीक है, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पास हो रही है। इस केस में जब भी चीजें यूनिफॉर्म ना हो तो अपने लिए मदद करने के लिए आता है कैलकुलस। तो अपन ने क्या किया, यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया। लेट अस से ये ds अपने पास सरफेस एरिया की डायरेक्शन ये आएगी, सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनके बीच में यहां पर एंगल है फाई थीटा। तो अगर हम देखें तो हम लोग लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू, अभी अपन ने देखा b डॉट s, यहां पर लिख देंगे b डॉट ds। क्यों? क्योंकि छोटा सा सरफेस है तो फ्लक्स भी छोटी सी होगी, और अगर अपन को पूरी फ्लक्स चाहिए तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन b डॉट ds हो जाएगा, डी फाई इंटीग्रेशन पे फाई बन जाएगा। अगर आप देखो यहां पर तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में स्पेशली आपको बता रहा हूं, हम लोग मैग्नेट में बोलते हैं कि कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, डाइपोल ही करते हैं मैग्नेट में, और डाइपोल में जितनी लाइंस एक साइड से जाएंगी उतनी ही दूसरी साइड से वापस आएंगी। तो किसी के लिए भी फाई जब अपन निकालेंगे तो जीरो आएगा, जितना आया उतना गया। मैग्नेट के केस में अगर अपन बात करें तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा जीरो, इसीलिए आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन b डॉट ds इज जीरो। दिस इज नोन एज गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ऑप्शंस में अगर आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये आपका आंसर होगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b डॉट ds। आपके सामने फॉर्मूला आ गया, जनरलाइज्ड वन, कहीं पर भी लगा सकते हो, यूनिफॉर्म में भी लगा दोगे तो b बाहर होके ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा, या फिर ds कांस्टेंट होगा, या फिर अपने पास ये a वैसे तो है ये ds, तो b का अगर वेरिएबल भी होगा तो आपको वो वैल्यूज दे देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे अपन सरफेस इंटीग्रल, तो आंसर आ जाएगा। और ये सर्कल है क्लोज्ड सरफेस के लिए, जल्दी से इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। फिर अपन आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग वाले पार्ट से, जहां से 100% क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब अपने पास आता है फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और लेंस लॉ। तो अपन पहले फैराडेज फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। एक्चुअली में ये लॉ ऑफ एनर्जी के कॉन्सिक्वेंसेज ही हैं। अगर आपने किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास में लेकर आए तो फ्लक्स बदलेगा उससे एसोसिएटेड। क्यों? देखो फील्ड लाइंस तो उतनी है, मगर जब पास लाओगे तो इससे जाने वाली लाइंस बदलेंगी। जब इससे जाने वाली लाइंस बदलेंगी तो इसकी फ्लक्स बदलेगी। तो फैराडे ने यह कहा कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब कि अगर किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स बदल रहा है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि चेंज हो रहा है। अगर चेंज मतलब आप मैग्नेट को लेकर आए और रोक लिया, तो जैसे ही जब तक ला रहे थे तब तक तो इंड्यूस होगा, मगर जैसे ही आपने ब्रेक लगाया वैसे ही इसके अंदर का जो ईएमएफ है वो शून्य हो जाएगा। तो अगर आप गौर से समझ रहे हो तो इस बात को देखो, फ्लक्स को बदलने के लिए वर्क करना पड़ेगा ना। तो जब आप पास ला रहे थे तो वर्क कर रहे थे, जब आप वर्क कर रहे हो तो एनर्जी कहती है कि आप इसको सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, आप इसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो आपने जो वर्क किया वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना किसी के फॉर्म में। तो इसीलिए जब अपन फ्लक्स बदलते हैं
तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाया। अभी अपन इस पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, बट उसके पहले जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है वो आ गए हैं अपने लेन्ज़ लॉ। ये क्या है? तो मैंने अभी बोला, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है ये। इन्होंने ये कहा, देखो भाई एक बात बताओ, है ना, ये बताओ कि अगर मैं किसी मैग्नेट को किसी कॉइल के पास लेके आऊं, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और वो कुछ इस तरह से हो जाए कि आपको, मतलब जैसे सपोज करो आपने मैग्नेट को थोड़ा सा लाए और इस कॉइल ने उस मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लिया अपने आप, तो सब कुछ अपने आप हो गया, अपने आप मैग्नेट चली गई, अपने आप एनर्जी कंजर्व हो गई, अपने आप ही उसने ईएमएफ इंड्यूस कर लिया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। कितना अच्छा लग रहा है ना सुन के, मगर ऐसा होता नहीं है, आपको वर्क करना पड़ेगा ना। तो लेंज ने इसी बात को बोला कि जो डायरेक्शन होगी इंड्यूस ईएमएफ की वो इस तरह से होगी कि वो अपने कॉज का अपोज करेगी। मतलब कि अगर आप मैग्नेट को पास ला रहे हो तो डायरेक्शन इंड्यूस ईएमएफ की कुछ इस तरह से होगी कि वो पास लाने का अपोज करेगी, और अगर आप मैग्नेट को दूर ले जा रहे हो तो वो कुछ इस तरह से होगी कि वो दूर जाने का अपोज करेगी। बस सिंपल सा लॉजिक उन्होंने लगाया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को एक अलग तरह से प्रेजेंट कर दिया और बन गया लेन्ज़ लॉ। मगर इसके पहले अपन अब आगे क्वेश्चंस करें जो कि आने वाले हैं, उसके लिए अपन पहले बूटी देख लेते हैं। देखो भाई, अगर आपके पास करंट हो एंटी क्लॉकवाइज, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ है, गौर से देखो, नॉर्थ का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और नॉर्थ से लाइंस बाहर आती हैं तो नॉर्थ का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का मतलब हो गया डॉट, क्योंकि लाइंस बाहर आएंगी तो डॉट, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स आपकी तरफ आएगा तो डॉट। अगर यहां पर अपन देखें तो ये अपने पास है साउथ, साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज, साउथ का मतलब है क्लॉकवाइज, और साउथ का मतलब है अपने पास क्रॉस, तो साउथ इज क्रॉस, साउथ इज क्लॉकवाइज, नॉर्थ इज एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ का मतलब डॉट। इनका यूज क्या करने वाला हूं वो बताऊंगा, बट पहले इसको घुट्टा मार लेना। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज, डॉट, सब चीजें आसान हो जाएंगी अगर इतना सा याद हो गया तो। और अभी होने वाला है, चलो जल्दी से इसका ले लो स्क्रीनशॉट, फिर करते हैं कुछ अच्छे से केसेस, क्वेश्चंस, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब आ जाते हैं अपन कुछ केसेस की तरफ। सबसे पहला केस, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के हैं, ध्यान रखना, और जब आपको नहीं बताया जाए तो आप हमेशा मैग्नेट के ऊपर खड़े रहोगे। आपसे कहा गया कि एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ बताइए। तो भाई कहानी तो यही खत्म हो गई कि नॉर्थ पास आ रहा था, नॉर्थ के पास आने का अपोज करना है। अपोज तभी कर पाओगे जब इस साइड कुछ ऐसा करंट आए कि इस साइड नॉर्थ बन जाए। और ऑब्वियसली अगर आपको मेरा हाथ इस समय दिख रहा है किस तरह से घूमता हुआ क्लॉकवाइज, तो मुझे दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अगर यहां पर खड़े होके देख रहे हो तो आपको कैसा दिखेगा? नॉर्थ पास आ रहा है। नॉर्थ पास मत आओ, लेंज ने बोला अगर नॉर्थ पास आ रहा है वो अपोज तब करेगा जब रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा? रिपेल करेगा। अगर ये साउथ बन जाता तो पता है क्या होता? नॉर्थ पास आता, साउथ वाला कहता आजा 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 आजा, अपने आप ही आ जाता, अपने आप ही उसका वर्क हो जाता, अपने आप ही एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती। सब कुछ अपने आप नहीं हो सकता दोस्तों, हमें ही करना पड़ेगा। सो नॉर्थ इज कमिंग टूवर्ड्स द कॉइल। अगर नॉर्थ कॉइल की तरफ आ रहा है तो ये इसको रिपेल करेगा। अगर ये इसको रिपेल कर रहा है तो रिपेल तभी कर पाएगा जब ये नॉर्थ बनेगा। नॉर्थ का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि इस कॉइल में जो करंट आने वाला इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज, और अगर आप यहां से देख रहे होते तो वो क्लॉकवाइज होता। सिंपल सा लॉजिक, एक ट्राई और कर लेते हैं, है ना। ये देखो नॉर्थ इज गोइंग अवे, ये दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है, नॉर्थ दूर जा रहा है भाई, दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने जब भी पढ़ाया तो मैंने हमेशा ये कहा, ये ना एक्चुअली में बॉयज या गर्ल्स जिसके लिए भी आप जिस जेंडर को आप लेना चाहो, ये एक्चुअली में सपोज करो मैं लड़का हूं तो ये मेरे सामने वाले घर की वो लड़की है जिससे मैं बेहद प्यार करता हूं, मगर मैं पढ़ाई पे भी बहुत फोकस करता हूं। तो मैं ये नहीं चाहता कि ये मेरे पास आए क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगा, मगर मैं ये भी नहीं चाहता कि ये किसी और से बात कर ले क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूं। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि तुम्हें पास आने का भी नहीं है और तुम्हें दूर जाने का भी नहीं है। मैं हर केस में तुम्हारा अपोज करूंगा। नॉर्थ दूर जा रहा है दोस्तों, नॉर्थ दूर जा रहा है,
तो ये बोलेगा नॉर्थ दूर मत जा, अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अट्रैक्ट मतलब साउथ, साउथ मतलब क्लॉकवाइज, मतलब इस साइड इसमें करंट आ जाएगा क्लॉकवाइज, इस साइड से क्लॉकवाइज, इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज। आपको आंसर लगाना है तो क्लॉकवाइज लगाना है अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला है तो नॉर्थ दूर मत जाओ, साउथ अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ पास मत आओ, रिपेल करेगा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट केस, यहां पर अलग केस है। डायरेक्शन ऑफ, आपसे बोला जाएगा ये वायर है, इसके ऊपर या नीचे कहीं पे भी कॉइल दे देंगे और बोलेंगे करंट इंक्रीज हो रहा है। भाई ये देखो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फील्ड को देखें, फील्ड कैसी है यहां पर डॉट की। अगर डॉट की फील्ड है, करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर बहुत सारे डॉट्स आ रहे होंगे, डॉट्स बढ़ रहे हैं। तो ऊपर वाली कॉइल बोलेगी डॉट नहीं बढ़ने चाहिए। हमने अभी बूटी ली थी, डॉट बढ़ने नहीं चाहिए, डॉट, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो डॉट्स बढ़ रहे हैं, ऊपर की फील्ड डॉट की है तो डॉट की फील्ड बढ़ रही है, तो वो बोलेगा डॉट की फील्ड नहीं बढ़नी चाहिए। मतलब यहां क्या चाहिए, क्रॉस चाहिए। क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज, मतलब साउथ। तो ये आ गया आपके पास क्लॉकवाइज करंट। एक और केस देखो, मजा नहीं आया, अभी देखो, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फील्ड कैसी आएगी यहां पर भी फील्ड डॉट की है। अब करंट डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था यहां डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, दूर जा रही है भाई, पकड़ ले, ये करंट डिक्रीज हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो बोलेंगे डॉट्स कम हो रहे हैं, डॉट्स कम। लेंज ने बोला मैं तो अपोज करूंगा, कम होंगे तो कम होने का अपोज करूंगा, कम नहीं होने चाहिए थे, मतलब मुझे डॉट ही चाहिए। तो डॉट चाहिए मतलब एंटी क्लॉकवाइज चाहिए, मतलब कि इसमें करंट आ जाएगा ऐसा। डॉट बढ़ने नहीं चाहिए थे तो क्लॉकवाइज चाहिए था, डॉट कम नहीं होने चाहिए थे तो डॉट ही चाहिए, तो क्योंकि कम नहीं होने चाहिए, दूर नहीं जाने का। आ जाओ यहां पर, अब आपसे कहा जाएगा ये 3 कॉइल्स हैं आपके पास, इन 3 कॉइल्स में क्या ईएमएफ की डायरेक्शन होगी, इंड्यूस। अगर एक कॉइल फील्ड के अंदर आ रही है, एक फील्ड में ही मूव कर रही है और एक फील्ड से बाहर जा रही है, बिल्कुल आराम से समझने का। अब अगर आप यहां पर देखो तो ये कॉइल अंदर आ रही है, जब अंदर आएगी तो क्रॉस बढ़ेंगे कि कम होंगे, भाई पहले क्रॉस 0 था, अब क्रॉस बढ़ने लगे। तो जब ये कॉइल अंदर आ रही है तो क्रॉस बढ़ेंगे, तो बोलेगा क्रॉस बढ़ने का नहीं, तो क्या चाहिए तुमको यहां पर, डॉट चाहिए। डॉट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो करंट हो गया एंटी क्लॉकवाइज। यहां तो ये अंदर ही मूव कर रही है, क्रॉस चेंज ही नहीं हो रहा है, यहां अंदर ही मूव कर रहा है तो क्रॉस ही नहीं बदल रहा है, फील्ड ही नहीं बदल रही, तो इसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा 0। और यहां पर ये बाहर जा रहा है, पहले क्रॉस थे, पूरा का पूरा क्रॉस फील्ड में था, अब बाहर जा रहे हैं तो क्रॉस कम हो रहे हैं। क्रॉस कम होने का नहीं, मतलब कि क्रॉस चाहिए, क्रॉस चाहिए मतलब कि क्लॉकवाइज चाहिए। इसीलिए तो सिखाया था, साउथ मतलब क्लॉकवाइज मतलब कि क्रॉस, और नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि डॉट। लास्ट केस पे आ जाओ, उन्होंने कहा कि एक मैग्नेट को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका, इसका एक्सेलरेशन बताओ P1 पॉइंट पे, P2 पॉइंट पे। अरे ज्ञानियों, कुछ सोचना ही नहीं है अपन को। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि मैग्नेट अगर नीचे की तरफ जा रही है तो यार ये पास आएगी तो भी एक कॉइल में ऐसा करंट आएगा कि इसके पास आने का अपोज करेगा। तो जो ईएमएफ की करंट जो इंड्यूस हो रहा है वो ऐसा कुछ इंड्यूस होगा कि पास आने का अपोज करेगा। तो नीचे लग रहा था mg और उसका कोई ना कोई अपोज कर रहा है, सो हियर द एक्सेलरेशन विल बी लेस देन g। और जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा और यहां कहीं आ जाएगी तो ये बोलेगा दूर भी मत जाओ, क्योंकि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो दूर जाने का भी जब वो अपोज करेगा तो वो उसको ऊपर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। तो mg नीचे और ये अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां पर भी एक्सेलरेशन लेस देन g होगा। ये आपके पास बेहतरीन केसेस हैं लेंज लॉ के। एक पेज के अंदर कुछ मिनट्स के अंदर हमने वो सारे केसेस देखे। याद रखना, पास आने का नहीं, दूर जाने का नहीं, क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज मतलब कि साउथ, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि डॉट। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीन शॉट। तो यार लेंज की कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग अपन ने बना लिया, फेराडे की भी बात कर ली। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे फेराडे सेकंड लॉ की और उनके कुछ केसेस की। डरने का नहीं है, थकने का नहीं है, रुकने का नहीं है। आज नहीं किया था शुरू, कल शुरू करेंगे, मगर जब भी शुरू करो तो शुरू करो, भले ही फिर वो जब भी करना हो। और जिस दिन शुरू करोगे यकीन मानो दोस्तों, स्काई इज द लिमिट फॉर यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।
जय हो।